दोपहर के 1:30 बजने को हैं। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बुलेटिन में सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं चमोली आपदा से जुड़ी हुई अपडेट, जिसका आज 7वां दिन है और तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की। अब तक कुल 38 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 166 शव अन्य लोगों की तलाश जारी है। तपोवन टनल के पास अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब नए तरीके से ड्रिलिंग हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि ड्रिलिंग के जरिए कैमरे आगे की ओर भेजे जाएंगे। टनल के अंदर अब भी 35 लोग फंसे होने की उम्मीद है। अब तक 136 मीटर तक मलबा निकाला जा चुका है। ये जो एनटीपीसी ने हमें बताया 136 मीटर्स तक, तो क्योंकि मैं अंदर टनल के नहीं गई थी, मैं टनल के बाहर तक गई थी और 136 मीटर्स तक वहाँ पे एक्सकवेशन का काम हो चुका है। और ड्रिलिंग के बारे में आप एनटीपीसी के हैं, ये ज़्यादा बेहतर टेक्निकली बता पाएंगे। अच्छा, क्या अपडेट है मैम? क्या अपडेट है रैनी गांव से पूरा आसपास जो रेस्क्यू को लेकर जो चल रहा है? हमारा रैनी में भी एक्सकवेटर्स लगे हैं। वहाँ पे एक्सीएन आरडब्ल्यूडी और हमारे तहसीलदार उनको इंचार्ज बना रखा है। और वहाँ पे कल एक बॉडी भी मिली थी, उसकी पुरानी फ़ोटो है हमारे पास उस जगह की। उन जगह को पे एक्सकवेशन स्पेशली किया जा रहा है क्योंकि वहाँ बॉडीज़ मिलने की अधिक संभावना है। साथ में कुछ परिजनों के भी मेरे पास फ़ोन आए हैं, उनको भी हम लोगों ने स्पॉट पर टाई अप कराया कि वो जहाँ बताएं वहाँ पे भी हम लोग एक बार खोद कर ट्राई कर लें। इसके अतिरिक्त एक वीडियो हुआ था जिसमें कि एल शेप्ड एक बराज वाला साइट था, वहाँ पे कुछ लोग गिरते हुए देखे गए थे। तो वहाँ पे भी मशीन, क्योंकि फर्स्ट डे कुछ आर्मी के कमांडोज नीचे उतरे थे परंतु वो धंस गए थे, इसलिए अब वहाँ पे अप्रोच बनाया जा रहा है जिससे वहाँ पे भी एक्सकवेटर्स को उतार कर वहाँ पे भी ये रिकवरी का काम किया जा सके। अभी तक कितनी कैजुअलिटीज, कितने लापता और कितने इंजर्ड? हमारे वहाँ पे 38 लोग अभी तक डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं आउट ऑफ 206 और 2 लोग उसमें से जिंदा मिल चुके हैं। तो चमोली के रैनी गांव में जहां आपदा का सबसे ज्यादा असर हुआ है, वहां न्यूज़ 18 मौजूद है। और अब बीआरओ की क्या तैयारी है वहां पर और अभी क्या हालात बने हैं, बीआरओ के अधिकारी से बात की हमारे सहयोगी सुनिंदर प्रभात ने। सर, किस तरह से इस साइट पर काम चल रहा है? इस साइट पे पहले 7 फरवरी को जिस दिन ये डिज़ास्टर हुआ था, उस दिन ये साइट एक्चुअली अप्रोचेबल नहीं था। मतलब यहाँ पर हम नज़दीक आ नहीं सकते थे। जो आपको आगे दिख रहा है वहाँ तक मालवा पड़ा हुआ था। उसका उसी दिन हम लोगों ने इक्विपमेंट मोबिलाइज़ किया एंड ऊपर पहाड़ से पूरा रेक्की कर लिया। अगले दिन से हम लोगों ने इसकी मग निकालना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर मग देख सकते हैं कि इक्विपमेंट, जब हमने इक्विपमेंट लगाया था तब इक्विपमेंट खुद धंस रहा था, फिर भी हमारे ऑपरेटर्स इतने परफेक्ट थे कि वो इतना दलदल में भी पूरे मल्ला साफ करते हुए ये जो ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में कुछ कैजुअलिटीज हुए थे उनको रिकवर करने के लिए वहाँ पर रास्ता बनाया। उसके बाद ये अप्रोच रोड बनाया। उसके बाद ये अबटमेंट की खुदाई, इतना दलदल में एक्सकेवेटर जो है ये ऑलमोस्ट 15 मीटर नीचे जाके एक खड्डा खोद के इसका फाउंडेशन तैयार किया। अभी इस अबटमेंट का ऑलमोस्ट अभी 3रा लेयर चल रहा है और इसके ऊपर और 5 लेयर और आना बाकी है। और उसके बाद ये दोनों अबटमेंट्स को हम जो है बेले ब्रिज से जोड़ेंगे। ये सर, ये जो अबटमेंट बन रहा है, बेसमेंट बन रहा है, ये इसकी हाइट क्या होगी, कितने मीटर ऊंचा होगा? ये बेसमेंट अभी जो बन रहा है ये करीब 8 मीटर का होगा। 8 मीटर का बेसमेंट बनाना होगा। उसके बाद आपको इस पर वैली ब्रिज डालना है। वैली ब्रिज की लेंथ क्या होगी सर? इस वैली ब्रिज की लेंथ करीब 200 फीट है। और क्या एस्टिमेट क्या है सर, कितने दिन में आप लोग इसको लॉन्च कर लेंगे? अभी हम आपके सामने ही हैं। देखिए 3रे दिन इस लेवल तक पहुँच गए हैं और उसके बाद 5 लेयर और आनी है। फिर उसके बाद एक्चुअली यहाँ पर बेली ब्रिज लॉन्चिंग करने के लिए भी स्पेस की भी थोड़ी दिक्कत है। इतना स्पेस नहीं है। 200 फीट की अगर बेली ब्रिज लॉन्च करना हो तो कम से कम 150 फीट का जो है बैक स्पेस चाहिए होता है। वो बैक स्पेस की बहुत कमी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर कदम पर, हर साइड पर चुनौतियाँ हैं। आप कहीं पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे दलदल है, लेकिन आपको दलदल हटानी है, वहाँ पर बेसमेंट बनाना है, उसके बाद पुल लॉन्च करना है, लेकिन आपके पास स्पेस की भी बहुत कमी है। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इन तमाम परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में भी काम करने की महारत हासिल है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 1 से 2 हफ्ते में बीआरओ यहाँ पर जो वैली ब्रिज है उसको लॉन्च कर देगा और कम से कम जो हालात यहाँ पर बिगड़े हैं वो सामान्य होने की ओर बढ़ सकेंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, रैनी गांव, ऋषिगंगा साइड। तो चमोली में ऋषिगंगा में एक झील बन गई है और शुक्रवार को डीआरडीओ ने इसका सर्वे भी किया था। हेलीकॉप्टर से इसका हवाई सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कई बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। डीआरडीओ की टीम उस झील तक पहुंच चुकी है
और रैनी से आगे पैंग गांव के पास ये झील बनी हुई है। डीआरडीओ के मुताबिक झील की लंबाई जो है करीब 350 मीटर की है और यहाँ पर मलबे से जो डैम बन गया है उसकी ऊंचाई 60 मीटर है। हालांकि अब झील से पानी का निकलना शुरू हुआ है कुछ कुछ। ऋषिगंगा पर बनी झील का नजदीक से एरियल सर्वे करके लौटे गढ़वाल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के प्रोफेसर हरीश चंद्र नैनवाल का क्या कहना है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं वो कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि झील से धीरे धीरे रिसाव शुरू हो गया है। ये जो लेक बनी हुई है, ये लेक जो ऋषिगंगा है उस पर बनी हुई है, तो ये लेक बहुत बड़ी लेक नहीं है, करीब 400 से 500 मीटर लेंथ में है और माउथ पर जो है करीब ये 300 मीटर इसकी विड्थ होगी। अंदर जाते जाते लेक बिल्कुल संकरी हो जाती है। तो जैसे पहले कुछ रिपोर्ट में था कि पानी रुका हुआ है, ऐसी स्थिति नहीं है। लेक ब्रीच हो गई है। लेक से एक नाला जो है आकर के मेन जहाँ कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि लेक से पानी का जो है काफ़ी बहाव शुरू हो गया। मैं रिसाव नहीं कह रहा हूँ, ये बहाव शुरू हो गया, एक चैनल बन गया है जिससे पानी नीचे आ रहा है। तो इससे लगता है कि नीचे अब उस तरह का खतरा नहीं है जैसे पहले हम एंटिसिपेट कर रहे थे। जैसे पहले मीडिया रिपोर्ट में था तो उस तरीके से नहीं लग रहा है। तो ऋषिगंगा पर बनी झील को लेकर एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। एसडीआरएफ ने झील को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी है। वो रिपोर्ट मिलने के बाद डीजीपी का कहना है कि झील की निगरानी के लिए उसके किनारे एक वार्निंग ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम अरेंज किया जाएगा। इसके साथ ही पैंग गांव, रैनी और तपोवन में भी अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी निगरानी एसडीआरएफ करेगी। झील के पास एक अस्थायी हेलीपैड भी बनाया जाएगा। जो ऊपर झील बनी है रैनी के ऊपर 4200 मीटर हाइट पे, उसको रेकी करने के लिए, ग्राउंड रेकी के लिए हमने टीम भेजी थी 8 लोगों की। तो उसने उसको अच्छे से वहाँ पहुँच गई है। उनके हिसाब से डिस्चार्ज प्रॉपर झील से डिस्चार्ज आ रहा है, जिसलिए पूरी तरह सेफ जोन में है वो। मतलब रेगुलर डिस्चार्ज है, तो इसका मतलब अगर बंद होता तब जाके डेंजर जोन कहलाता। फिर ये हमारी एसडीआरएफ जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम अभी इसने मैनुअल एस्टेब्लिश कर दिया है पैंग गांव में, रैनी में और तपोवन में। धीरे धीरे अब इसको जो आपदा विभाग है वो वहाँ पे पूरा उसको मैकेनाइज करने वाला है, मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम को, जिससे कभी भी अगर थोड़ा भी वाटर लेवल डेंजर मार्क से आगे जाएगा तो सायरन बच जाएंगे। सर वहाँ कोई हेलीपैड्स वगैरह भी एस्टेब्लिश की गई? हाँ, एसडीआरएफ ने वहाँ पे जहाँ झील बनी है उसके पास एक हेलीपैड की जगह खोज ली है। वहाँ आज वो दिन में उसको प्रॉपर एच बनाने का, मतलब हेलीपैड की शेप देने का काम कर रही है। और आइए सीधे रुक करते मेरे सहयोगी सुनिंद्र प्रभात की तरफ। ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट लेते हैं ताजा। सुनिंद्र प्रभात, झील के बारे में अगर जाना जाए तो ये एक अलार्म सिस्टम यहाँ पर अरेंज किया जा रहा है और इसके अलावा यहाँ पर यह भी है कि एसडीआरएफ की टीम इस अलार्म सिस्टम की निगरानी करेगी और एक अस्थायी हेलीपैड भी बनाने की बात अब सामने आ रही है। देखिए, एक तरफ तो अधिकारी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन अगर कोई परेशानी आगे आती है तो उससे निपटने के लिए ये तैयारियां पहले ही की जा रही हैं ना? देखिए कंचन, जो झील बन रही है उसके बारे में आपको कुछ देर में बताऊंगा, लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि मैं जो रैनी गांव है उसकी साइट पर मौजूद हूं जहां पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट भ्रष्ट हुआ था। उसकी साइट पे आप देखिए यहां पे लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। अभी एसडीआरएफ को वहां पर कुछ बॉडी पार्ट्स मिला है संभवतः, जो मैं ऊपर से देख पा रहा हूं। मैं हाइट पर हूं ताकि पूरे क्षेत्र पर नज़र रखी जा सके। अभी अभी वहाँ पर एक बॉडी पार्ट्स मिला है और ये आशंका है कि वो हाथ हो सकता है किसी व्यक्ति का। तो ये अभी वहाँ पर अन्य सामान भी मंगाया जा रहा है जिस पर उसको सुरक्षित रखा जा सके, उसका डीएनए सैंपलिंग कराया जा सके। तो कंचन, इस पूरी साइट पर आप देखेंगे कि ये ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का पावर हाउस था। ये करीब 2 मंजिला पावर हाउस था और अभी जो हमारे यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, इस पावर हाउस के बेसमेंट में टाइल्स बिछाने का काम चल रहा था, क्योंकि विंटर सीजन है, ऋषिगंगा में पानी ना के बराबर होता है, तो इस पर पावर प्रोडक्शन बंद था और इस पर मेंटेनेंस
मेंटेनेंस का वर्क चल रहा था, इसलिए इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक थे। और ये जो पावर हाउस है, इसके बेसमेंट में करीब 30 से 35 श्रमिक काम कर रहे थे, इसके टनल में लोग काम कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। और आप देखेंगे जीनत के आज 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन दूर दूर से यहाँ पर, चाहे सहारनपुर हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड के बागेश्वर हो, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, मैं उनका आंकड़ा आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं, जिनके यहाँ पर किसी के रिश्तेदार थे, किसी के श्रमिक थे, किसी का बेटा था, किसी का भाई था जो यहाँ पर काम कर रहा था। और आप देखेंगे लोग पिछले 7 दिनों से रोज़ सुबह यहाँ पर आते हैं और फिर शाम होते ही यहाँ से निकल जाते हैं। जब यहाँ पर ऑपरेशन कार्य बंद होता है, लोगों की उम्मीदें धूमिल होने लगती हैं। ये दूर ऊपर पहाड़ियों पर आप देखिए लोग यहाँ पर बैठे हैं किस तरह से। एक उम्मीद लोगों को ये है कि वो हाइट में जाकर इस पूरे सर्च ऑपरेशन को अपनी नज़रों से देखते हैं, और जैसे ही कुछ मिलने की एक संभावना पैदा होती है तो सब अपने अपनी जगहों पर खड़े हो जाते हैं कि हो सकता है कोई उनका अपना जो मिसिंग था उसका कुछ ना कुछ सबूत उनको यहाँ पर मिल रहा हो। ठीक है सुनील प्रभात, हम समझ सकते हैं इस समय आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बहुत सारी एक्टिविटी वहां पर चल रही है। एक तरफ वहां पर राहत बचाव का काम भी चल रहा है, दूसरी तरफ रैणी जो गांव सबसे ज्यादा इस आपदा से प्रभावित हुआ है वहां पर पुल बनाने का काम चल रहा है, तीसरी तरफ इस झील से भी निपटना है जो आगे परेशानी बन सकती है। मैं आपसे झील के लिए जानना चाहती थी कि बताइए कि एक तरफ तो अधिकारी कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं बन सकती है झील, लेकिन पहले से ही अपनी तैयारियां पूरी रख रहे हैं यहाँ पर अधिकारी कि अलार्म सिस्टम लगाने की बात हो रही है, साथ ही एसडीआरएफ इस सिस्टम की निगरानी करेगी, और इसके अलावा ये कि अगर कोई तकलीफ आगे होती है, आपदा आगे बढ़ती है तो उसके भी पूरी तैयारी कर ली जाएगी। बिल्कुल कंचन, देखिए सरकार पूरे मामले में हम शुरू से देखें कि जिस तेज़ी के साथ यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जो रिस्पांस टाइम था बेहद क्विकली यहाँ पर संपन्न किया गया, तो उसी तरह से सरकार कोई भी खामियां नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि जिस तरह से अभी आपने गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट को सुना कि उन्होंने कहा कि वो चूँकि एरियल सर्वे वहाँ पर कर चुके हैं, बहुत क्लोज से सर्वे कर चुके हैं, और उन्होंने बाकायदा ये बात कही कंचन कि उस पर रिसाव नहीं हो रहा है, बहाव शुरू हो गया है। इट मीन्स कि रिसाव में थोड़ा थोड़ा पानी रिस्क आएगा, लेकिन बहाव में वो कंटिन्यूटी में वहाँ से वाटर रिलीज होने लग गया है, तो खतरा कम है। क्योंकि पहाड़ों में ये हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, इस तरह की झीलें बनती और बिगड़ती और टूटती रहती हैं। लेकिन चूंकि हाल ही में हमने अभी 7 फरवरी को ये भयंकर आपदा देखी, तो इसीलिए सरकार भी अलर्ट मोड पर है और वो नहीं चाहती कि किसी किंतु परंतु के कारण कोई बड़ी दुर्घटना एक बार फिर सामने आए, इसलिए लगातार उसकी सुनील प्रभात, इस अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया, साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ रहे हैं, बात हम हरिद्वार की अब करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर 3 बैरागी अखाड़ों के खुद को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से अलग करने के बाद अब एक बार फिर से बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की प्रतिक्रिया जो सामने आई है, उससे मामला शांत होता देखा जा सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि परिषद में कोई भी फूट नहीं पड़ी है। फूट पड़ने की जो बात थी उसको सिरे से नकार रहे हैं। अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों को ही निर्णय लेने का अधिकार है। नरेंद्र गिरी की तरफ से बयान आया है, आम साधु संत निर्णय नहीं ले सकते हैं। नरेंद्र गिरी ने कहा है कि बैरागी अखाड़ों की निगरानी, माफ कीजिए, नाराजगी जायज है। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई जाएगी और सभी विषय पर बातचीत होने वाली है। हम आपको बता देते हैं कि शुक्रवार को 3 बैरागी अखाड़ों ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अखाड़ा परिषद का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। जहाँ सचिव व्यवस्था सचिव उनके होते हैं सदस्य, तो उनको निर्णय लेने का अधिकार है, किसी आम साधु को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इस विषय का पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बात रही संतों के आवेश की, नाराजगी की, वो जायज़ है, इसमें मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो नाराजगी है वो उचित है। तो इस बार महाकुंभ 2021 में हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को ऋषिकेश एम्स के द्वारा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं वाला अस्पताल दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा जो है कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को ही मिलेगा। ऋषिकेश एम्स एक ट्रॉमा सेंटर और 50 बेड का अस्पताल बना रहा है। क्रिटिकल मरीजों को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा। हरिद्वार के बैरागी कैंप में यह अस्पताल बनाया जा रहा है। जो लोकल जहां पर कुंभ मेला स्थापित होगा, वहां पर एक हमको बैरागी कैंप में स्टेट अथॉरिटीज़ की तरफ से 50 बेड का हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हो रहा है और वहाँ पर पेशेंट्स को रिसीव करके उनका इलाज होगा।
और पेशेंट उस बैरागी कैंप से एम्स ऋषिकेश एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए लाए जाएंगे। और इस समय एक खबर आ रही है कोटद्वार से, जहां पर कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी नरेंद्र सिंह राणा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनाव में जुटने के लिए कहा। 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है और कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है। बदलाव आने का कारण जनता है, लेकिन हम लोगों के अंदर। हल्द्वानी से खबर, जहां पर चोरगलिया हल्द्वानी रोड पर दानी बंगर के पास में एक कार पेड़ से टकरा गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि सभी कार सवार यूपी के लखीमपुर के रहने वाले थे और भीमताल जा रहे थे। अब हमारे 2 साथी बिल्कुल डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो नहीं रहे हैं और 3 लोग हम लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आई है, तो उसी चक्कर में हम लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर फर्जी शिक्षकों की डिग्री का सत्यापन जारी है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक रघुनाथ लाल आर्या ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द ही शिक्षकों की डिग्री सत्यापन कर मुख्यालय को भेजें। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में हुई त्रासदी पर पीड़ितों की मदद के लिए एक बड़ी मुहिम, आपदा में देवभूमि के साथ देश। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ टाटा टिस्कॉन एसडी स्ट्रेंथ आउटसाइड फ्लेक्सिबिलिटी इनसाइट की खास पेशकश है। 14 फरवरी को दोपहर 2 बजे आप देखेंगे, जिसमें शिरकत करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई नेता और कलाकार। हमारी कोशिश है देवभूमि में जो लोग आपदा का शिकार हुए उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाने की, और कई हाथ आगे बढ़कर आए इस मुहिम के माध्यम से। ये संदेश दिया जा सके कि आपदा की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। साथ ही सामने आए उन वीरों की कहानी जिन्होंने देवदूत बनकर त्रासदी में फंसे लोगों की मदद की, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जिंदगी बचाई। इस भीषण त्रासदी की खबर सबसे पहले आपके चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने आप तक पहुंचाई थी। और आपको बताएं कि सबसे पहले ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी हमने ही आपको दिखाई। अब त्रासदी से प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए भी हमने ये मुहिम छेड़ी है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने ही सबसे पहले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। संकट की इस घड़ी में न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं, बल्कि उसे निभाता भी है। इसीलिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपसे भी मदद की अपील करता है। आपकी एक छोटी सी मदद प्रभावित परिवारों को एक बड़ी राहत दे सकती है। इसलिए आपसे अपील है कि मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग दें। तो देखना ना भूलें हमारी ये खास पेशकश, आपदा में देवभूमि के साथ देश। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी की हर तस्वीर सबसे पहले हमने दिखाई, साथ आपके खड़े रहे जब भी संकट की कोई घड़ी आई। आइए मदद देकर जरूरतमंदों को दें बड़ी राहत। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है ये संदेश, आपदा में है देवभूमि के साथ देश।